बेटा आपको साउंड क्लियर है? यस मैम। यस बेटा, कंफर्म Yes, कर लिया। खाली रेडियोलॉजिस्ट नहीं कर सकता, रेडियोलॉजिस्ट के साथ 3-4 चाहिए। जैसे रेडियोलॉजिस्ट क्या है, वो तो उसका इमेजिंग ले लेंगे, जैसे डेंटिस्ट है वो डेंचर का ले लेगा, अगर जो बोन्स का स्टडी कर रहा है वो उसका बता देगा बोन्स का। पर जब उसे स्टडी करने हैं उनके एक्सरेज एंड ऑल, तब हमें रेडियोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है। तो सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट नहीं, ये बंच ऑफ एक्सपर्ट्स होने चाहिए जो एज को डिटरमिन करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये आपको अपने आंसर में भी लिखना पड़ेगा। जो शिफाली ने डॉक्यूमेंट भेजा है उसका एक पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं अभी रीड कर रही हूँ। आप वो डॉक्यूमेंट खोल लो, आप वो डॉक्यूमेंट खोल लो। ये इंडियन एक्सप्रेस का कोई न्यूज है। शिफाली इसका फर्स्ट पैराग्राफ रीड कर दे बेटा। Yes, ma'am. Medical test to determine one's age actually give only an estimate in terms of an age range, and the younger the person whose age is being estimated, the higher the likelihood of accuracy, say forensic experts. Yes. Okay. Such tests used to settle uncertainty over someone's age when documentary proof is not available. Will now seek to establish the claim of one of the accused in Delhi bus rape. He says he is short of 18 by a few months, which if established would make him a minor. Next paragraph. Usually a medical board is set up, which includes a general physician, a dentist, a radiologist, and a forensic expert. Next paragraph read. Yes, छोड़ दो ये. A bone test read करना. Or ossification is one of the tests and involves analysis of bones on an X-ray. Dental X-rays too are taken besides a thorough physical examination of a person that includes an analysis of secondary sexual characteristics. After a cumulative analysis of all the tests, the age is declared. Yes, तो इसका मतलब आप सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट काफी नहीं है, उसके साथ आपको और भी लोगों की जरूरत पड़ेगी जिससे आप उसका एज डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है प्लीज, क्योंकि मैंने अभी कंफर्म भी किया है, वो भी कह रहे थे कि सिर्फ एक रेडियोलॉजिस्ट नहीं, इसके साथ ग्रुप ऑफ बंच ऑफ लोग चाहिए। ये रेडियोलॉजिस्ट उसका इंटीग्रल पार्ट होता है, उसकी इमेजिंग वगैरह को एनालिसिस करने के लिए, पर वहां पर और भी एक्सपर्ट्स चाहिए अगर आपने किसी का एज डिटरमिन करना है ओनली बाय वे ऑफ दिस टेस्ट। ठीक है प्लीज। सोनल आगे रीड कर बेटा, कोई क्वेश्चन है? मैम एक और है, बाकी तो नॉर्मल बेसिक क्वेश्चंस है। हाउ इज द डिस्प्यूटेड हैंडराइटिंग ऑफ अ पर्सन प्रूव्ड? एग्जामिन एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस ऑफ अ हैंडराइटिंग एक्सपर्ट। बेटा अभी हमने टॉपिक करना है इसका एक नहीं, इसके 3 सेक्शंस कवर होंगे और तीनों के बेसिस डिफरेंट है, तो वो अभी हमने करना है। 45, 47 और 73 इसका आंसर है, तो वहीं से अभी आज हमने स्टार्ट करेंगे। कोई और क्वेश्चन है तो रीड, चाहे वो सिंपल क्वेश्चन है, एक बार रीड कर दो सारे क्वेश्चन ताकि हमें पता चले क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन एक्सपर्ट एविडेंस। ऐसा क्वेश्चन अब नहीं आएगा। आगे डिस्कस फुली द रेलेवेंसी ऑफ ओपिनियंस ऑफ थर्ड पर्संस। ओके, ये बेटा ये एक्सपर्ट ओपिनियन का है, ये आपको जो कल हमने किया था एविडेंशियरी वैल्यू, वो आपने इसको डिस्कस करना है, वैल्यू ऑफ एन एक्सपर्ट। आगे रीड कर सोनल। When are the opinions of the experts relevant? What is their evidentiary value? Discuss. वो आपने पूरा एज इट इज लिखना है, पहले 6 पॉइंट और फिर जो कोर्ट के 3 पॉइंट है वो सारा इस आंसर में आएगा। आगे रीड कर बेटा। Discuss the evidentiary value of opinion of an handwriting expert. ओके, ये तो अभी हम कवर कर लेंगे। और What is expert opinion? Explain the evidentiary value of expert opinion. बेटा जो आपका पहले वाला क्वेश्चन था ना हैंडराइटिंग वाला, तो हैंडराइटिंग के लिए हम 3 अलग अलग सेक्शंस को रेफर करेंगे।
तो एक हैंडराइटिंग एक्सपर्ट होगा 45 में, जो अभी हमने की है एविडेंशियरी वैल्यू ऑफ एक्सपर्ट ओपिनियन, वो उसके ऊपर भी अप्लाई करेगा। तो सिर्फ वहाँ एक्सपर्ट की जगह हैंडराइटिंग एक्सपर्ट ऐड कर देना। मतलब ये एप्लीकेशन ऑफ माइंड है कि जो 45 में एक्सपर्ट है वो सभी एक्सपर्ट की हम बात कर रहे हैं, तो जिस भी तरह का एक्सपर्ट आता है एक्सपर्ट के आगे वो ऐड कर देना, तो वो उसकी एविडेंशियरी वैल्यू बन जाएगी। ठीक है प्लीज। और है सोनल? On what points an opinion of an expert becomes relevant? ओके, ये तो बेटा आपके उसमें आंसर में दिए हुए हैं ना, जो वो आपके 5 चीजें हैं, आपने उसको बताना है इसमें। फिंगर इम्प्रेशन, आपका हैंड राइटिंग, ऑन विच पॉइंट्स हैं, तो इन चीजों के ऊपर एक्सपर्ट ओपिनियन रेलेवेंट है। और How handwriting of a person can be proved? ये अभी हम करेंगे, अभी स्टार्ट कर रहे हैं। और B is a merchant in Calcutta. A is a merchant in Bombay. B has written letters addressed to A and receives letter purporting to be written by A. C is B's clerk, whose duty was to examine and file B's correspondence. B and C have never seen A write. Whether the opinion of B and C on the question whether the letter is in the handwriting of A is relevant. ये बेटा आपका 47 है, ये आपका 47 है, उसमें ये कवर होगा चीज। 47 को हम करेंगे, उसमें आपका आंसर कवर होगा। और कोई क्वेश्चन है? When the opinion as to electronic signature is relevant. ओपिनियन एज टू Electronic signature is relevant. बेटा इसमें तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ जाता है ना, इसमें इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ जाता है, तो इसमें आपको एक्सपर्ट ओपिनियन के साथ साथ आपको 65 ए और बी भी रेफर करने पड़ेंगे। ठीक है प्लीज। Comment briefly on following. Handwriting of a person can also be proved by a person who is qualified to express an opinion. ये एक्सपर्ट ओपिनियन की बात कर रहे हैं बेटा, 45 की बात कर रहे हैं, क्वालिफाइड की बात कर रहे हैं ना। आगे, In a criminal case, a pair of shoes was recovered from the house of accused. The impression made thereby tallied with the mold prepared from the footprints on the spot of impression made thereby tallied with mold prepared from the footprints on the spot of crime. In the examination under section 313 of CRPC, the accused was asked and he agreed, and the shoes being tried on his feet, it appeared that they fitted his feet. Court took it into consideration while holding him guilty. In appeal, it was assailed. Decide and give reasons. ओके, फिर से रीड करना सोनल इस क्वेश्चन को। In a criminal case, a pair of shoes was recovered from the house of accused. The impression made thereby tallied with mold prepared from the footprints on the spot of impression made thereby tallied with the mold prepared from the footprints on the spot of crime. In the examination under section 313 of CRPC, the accused was asked and he agreed, and the shoes being tried on his feet, it appeared that they fitted his feet. Court took it into consideration while holding him guilty. In appeal, it was assailed. Decide and give reasons. ओके, अब ये बड़ा इम्पोर्टेंट है बेटा। हाँ जी, जब इसमें कवर हुआ, इसमें अगर हम 45 की बात कर रहे हैं, 45 में इसमें डिफरेंट एरियाज हैं, तो ये वाला उसमें कवर होगा या नहीं होगा? सबसे पहले अगर होगा तो वो किस पैराग्राफ के अंदर होगा? बेटा 45 में किसके अंदर होगा ये कवर? फोर्टी 45 में जो एरियाज हैं, ये वाला एरिया कवर होगा या नहीं होगा? होगा मैम। आपने किसके अंडर लिया ये? फुटप्रिंट वाला होगा मैम। मैम ये फुट इम्प्रेशन में आ जाएगा ना। ओके, हमने केस भी किया था इसका, जो रविंद्र कुमार पाल वाला केस है वो आ जाएगा मैम। तो क्या जो ब्रिज मोहन वाला भी आ जाएगा। तो क्या जो उसने इम्प्रेशन ये लिए है, क्या इसके बेसिस पर कन्विक्शन हो सकती है? साथ में और कॉरोबोरेशन होनी चाहिए, अकेला ये एक्सपर्ट एविडेंस तो नहीं चाहिए। काफी नहीं है, यही इसका आंसर है बेटा। अगर ये एक्सपर्ट ओपिनियन है
and if it is corroborated by other evidence. हाँ जी, और किस तरह का हो सकता है बेटा एविडेंस, अदर एविडेंस? हो सकता है। क्या मैम शिफा? उसकी लोकेशन उस टाइम पे, बिल्कुल ठीक है। प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, प्रेजेंस ऑफ द एक्यूज्ड, उसका क्या मोटिव था, उसने मर्डर वेपन, ये सारी चीजें हैं। अगर ये कॉर्पोरेशन में जा रहा है तो अगर ये सब चीजें एस्टेब्लिश हो जाती है तो इवन एक्सपर्ट ओपिनियन, दो इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट, बट कोर्ट कैन डिसाइड whether it should rely on such evidence or not, keeping in view various factors. तो वो आपने लिखने हैं इसमें 1 to 3 points. तो अगर और corroborate circumstantial evidence है which is corroborating the expert opinion, तो उसके basis पर भी conviction हो सकती है, इसके related कोई denial नहीं है. Yes, पर इसमें क्या है, because it is one of the fact which is not logically relevant but has been declared as legally relevant. अगर कोर्ट इसको डिसाइड करती है कि हमने एक्सपर्ट ओपिनियन को रिलाई करना है, सबसे पहले एक्सपर्ट को रीजंस देने पड़ेंगे फॉर मेकिंग सच ओपिनियन. उसके बाद अगर सर्कमस्टेंशियल एविडेंस इज गोइंग विद सच एन ओपिनियन, देन देयर इज नो रीजन टू डिनाई सच ओपिनियन एंड इवन कोर्ट कुड कन्विक्ट अ पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ सच ओपिनियन. ठीक है प्लीज? ठीक है बेटा? यस मैम. यस Yes. मैम. हम प्रेमपाल वाला केस भी दे सकते हैं ना, जो हमने उसमें डीडी ने किया था, जिसमें चाइल्ड टेस्टिमनी को रिजेक्ट करके जो एक्सपर्ट ओपिनियन को माना. पर बेटा इसमें तो कोई रिजेक्शन की ऐसी बात नहीं, वो तो तब है अगर आपको क्वेश्चन आता है. इवन आप विजयपाल का केस भी दे सकते हैं. अगर वो जो क्वेश्चन उसमें आता है कि अगर कंफ्लिक्ट है बिटवीन डायरेक्ट एविडेंस और एक्सपर्ट ओपिनियन तो क्या पोजीशन है, अगर ऑकुलर एविडेंस और मेडिकल एविडेंस में कंफ्लिक्ट है तो कौन सा प्रिवेल करेगा, तो उस सिचुएशन में आप इन केसेस को दे सकते हैं. ठीक है प्लीज? यस. यस, क्योंकि उसमें तो कंफ्लिक्ट था ना बेटा, और इवन चाहे वो डायरेक्ट एविडेंस था भी, पर जो वो कह रहा था दैट इज नॉट गोइंग विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जिसकी वजह से जो कोर्ट है उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन को रिलाई किया ओवर ऑकुलर एविडेंस. तो ये आप उसमें बता सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन डिसाइड करेगा आपने उसमें क्या देना है. ठीक है प्लीज? ओके. यस. कोई और है बेटा डाउट? मैम एक क्वेश्चन था, बोलो सुल्तान. ये सेल्वी वाला आया हुआ है. बोलो. पॉलीग्राफ necroanalysis and brain mapping techniques are essentially confirmatory in nature and are used for improving investigation in criminal cases. Substitute the statement in the view of the law laid down by the Apex Court in Salvi and others versus State of Karnataka. ये 20 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है. बेटा इसमें आपको डिटेल में देना पड़ेगा, जो हमने किया है वो इसमें सारा देना पड़ेगा आपको. सारा दे. आपको फिर इसमें बताना पड़ेगा पहले टेस्ट के बारे में, फिर आर्टिकल 20 क्लॉज 3 के बारे में बताना पड़ेगा, फिर आपको ये एक्सपर्ट्स के बारे में बताना पड़ेगा कि इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 45 है जहाँ पर एक्सपर्ट ओपिनियन दो इट इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड बट कोई उसका लॉजिकल कनेक्शन नहीं है, बट इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज लीगली रेलेवेंट. तो जितने भी जो ये टेस्ट हैं ये एक्सपर्ट्स कंडक्ट करते हैं, पर जो एक्सपर्ट्स जो टेस्ट कंडक्ट करते हैं वो दे कैन नॉट बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द ट्रुथ जो भी उसमें हेल्ड हुआ है. और वो क्योंकि उसमें हमने सारे सर्कमस्टांसेस किए थे कि इसमें क्या क्या चांसेस हो सकते हैं, तो जो टेस्ट के रिजल्ट अफेक्ट हो सकते हैं फॉर द वेरियस रीजंस. पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने कुछ प्रोसीजरल सेफगार्ड्स में एक्नॉलेज किया हुआ था लॉन्ग टाइम बैक, तो वैसे वो रिलेटेड है पॉलीग्राफ टेस्ट के साथ, पर जो सेम है दैट विल अप्लाई टू इवन नार्को एनालिसिस टेस्ट एंड बीप टेस्ट. और जब आपने इसको अटेम्प्ट करने बेटा, बिकॉज सेल्वी का केस का कहीं पर भी मेंशन नहीं है, तो जब आपने स्टार्ट करने ब्रीफली you will also discuss about Kathi Kalu's case and MP Chandra's case, MP Sharma's case. पर वो इसलिए बेटा यहाँ पर उसकी रेलेवेंस क्यों नहीं होती, बिकॉज वहां पर स्पेसिफिकली उन्होंने ब्लड सैंपल्स या हैंडराइटिंग एक्सपर्ट्स के बारे में उसमें डिस्कस किया था. तो इसमें भी जब हमने देखा था, जब कथी कालू केस में उन्होंने फिंगर इम्प्रेशन ब्लड सैंपल्स के बारे में बात की है,
पर इन चीजों में कोई ब्लड सैंपल या फिंगर इम्प्रेशन नहीं है। तो मेनली ये जो टेस्ट हैं दे आर कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन ऑफ एन एक्सपर्ट, और यही कारण है कि जब वो एक्सपर्ट की बात कर रहे हैं तो हमें वहीं पर स्टिक करना चाहिए। तो आपने मेनली एक्सपर्ट्स का ही बताना है इसमें, तो जो हमने जजमेंट की थी बेटा वो आपको डिटेल में देनी पड़ेगी। आपको पहले आप बताइए सेक्शन 45 आपको बताना पड़ेगा, आर्टिकल 20 क्लॉज 3 बताना पड़ेगा, दोनों में कन्फ्लिक्ट है या नहीं है। फिर टेस्ट के बारे में बताना पड़ेगा, क्या टेस्ट है, कैसे जैसे आपको नार्को एनालिसिस में बताना पड़ेगा कि जो एक सेडेटिव है सोडियम पेंटाथॉल वो इंड्यूस किया जाता है, और जो पर्सन है वो अवेक से हिप्नोटिक स्टेज में चला जाता है, और वहां पर वो ज्यादा चांसेस हैं कि वो अपना सच इंफॉर्मेशन डाइवर्ज करेगा। तो उसकी बेसिस पर तो वो सब आपको देकर फिर उसमें इसके सेफगार्ड्स भी बताने हैं। ठीक है प्लीज, ठीक है बेटा? ठीक है मैम, तो ओके मैम। यस, तो उसमें आपको ये डिस्कस करना, फिर एंड में आपको प्रोसीजर के बारे में बताना, एंड में आपको प्रोसीजर के बारे में बताना। मैम यस, एक पर्सन अक्यूज नहीं है कि उसका नेक्रो एनालिसिस टेस्ट, एक पर्सन है वो अक्यूज नहीं है कि उसका नेक्रो एनालिसिस टेस्ट हो सकता है? कौन करेगा ऐसे आदमी का? फ्री है उसके हाथों ऊपर नार्को एनालिसिस करने के लिए? एक्यूज लोगों का तो हो नहीं पाता, लाइन लगी हुई है, और ऐसे क्यों करेंगे हम किसी का नार्को एनालिसिस? क्या आप परमिशन दे दोगे कि ठीक है तुम मुझे ड्रग इसमें इंड्यूस? मैं केस दी। ये जो टेस्ट हैं दे आर डायरेक्टली इन कन्फ्लिक्ट विद राइट टू प्रिवेसी। राइट टू प्रिवेसी आजकल सबसे इम्पोर्टेंट फंडामेंटल राइट बन चुका है। तो हम कह रहे हैं टेस्ट अगर जरूरत पड़ती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज को तो इनवॉलंटरी तो हो ही नहीं सकते, और अगर वॉलंटरी भी है तब भी सेफगार्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि कोई आदमी बिना किसी जरूरत के, अब ये आपको जो अब रिया आपने कल देखा होगा, आप जया बच्चन वाले उससे आपने देखा टीवी पर, जया बच्चन और रवि किशन के बीच में वो हो गया था, आर्गुमेंट हो गया था, और जो जया बच्चन है वो रिया चक्रवर्ती की साइड से बोल रही थी, और वोटिंग के दौरान 99% जो वोट थे सिर्फ 4-5 लोगों को छोड़कर जो जया बच्चन ने जिनको ने जया बच्चन को सपोर्ट किया, बाकी सबने रिया चक्रवर्ती बाकी सबने रवि किशन को सपोर्ट किया कि अगर हमें तो इसको एनकरेज करना चाहिए कि वो उन लोगों के नाम डाइवर्ज करे, उन सेलिब्रिटीज के, बॉलीवुड के लोगों के जो कि ये ड्रग के माफिया या रैकेट के अंदर इन्वॉल्व है। तो जब हम बात करते हैं, अब व्हाट्सएप पर एक नया मैसेज आ रहा है कि अगर कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी रिया के फेवर में बोल रही है तो उसका डायरेक्ट क्या मतलब है? तो नीचे हाथ जोड़कर लिखा हुआ है प्लीज हमारा नाम मत लेना। तो जब हम बात कर रहे हैं, अब सबके मन में डर है कहीं वो हमारा नाम ना बता दे। तो अब ये कंगना रनौत ने स्टेटमेंट दिया था कि जो ये रणवीर सिंह है, रणबीर कपूर है, इनको अपना डीएनए ये कराना चाहिए, ब्लड सैंपल टेस्ट। अगर ये नेगेटिव आए तो ये यूथ को मोटिवेट करेंगे, और अब इनमें से किसी ने अगर कोई चाहता तो करवा सकता है, पर कोई भी आगे नहीं आया अपना टेस्ट करवाने के लिए। आप ये छोड़िए, ये जो कोविड का प्रॉब्लम इतना चल रहा है, लोग अपना ब्लड सैंपल देते हुए हेजिटेट करते हैं, जिनको फीवर आ भी जाता है ये सोचकर कहीं रिपोर्ट ना आ जाए कि हमें कोविड है। आपको पता है ये बात? जो लोग हैं दे आर नॉट इंडल्जिंग, जो एजुकेटेड पीपल है हम उनकी बात नहीं कर रहे, नॉर्मली जिनको फीवर होता है वो इसका टेस्ट कराते हुए डरते हैं कि हमारा कहीं ये ना आ जाए। तो जब जिसको जरूरत है वो नहीं करवाना चाहता तो कोई फ्री में अपना बिना किसी बात का ना ही कोई करवाता। अगर वो कह भी रहा है कि कर दो तो किसी के पास करने का टाइम है नहीं। तो नार्को एनालिसिस सुल्तान, पहले तो आप मुझे बताइए कि कोई आदमी बिना किसी बात के अपना नार्को एनालिसिस टेस्ट क्यों कराएगा? मैम ये इसमें बुक में दे रखा था तभी मैंने क्वेश्चन पूछा कि इसमें हेडिंग थी नेक्रो एनालिसिस ऑफ द पर्सन नॉट एक्यूज ऑफ क्राइम, इसमें आगे केस दे रखा था। फिर रीड करो। in state of AP versus Impuri Padam,
द पर्सन, ये केस था मैम 2008 का और क्रिमिनल लॉ जर्नल का, पेज नंबर है 3992 AP. The person whose necroanalysis test was sought were not accused person arrested by the police. It was held that there was no need to obtain any permission from the court to undertake a necroanalysis test. In case the witness are not willing to undergo such test, the police is required to make an application to the court seeking the permission for undertaking a test against such person. The police are required to convince the court as to what are the circumstances and that made the police to gain an impression that likelihood of the knowing something about the commission of the offense by the person proposed to be put to such test. Since in this case the person proposed to be put to such test were not accused or suspect, the question of putting the test of testimonial compulsion did not arise. बेटा ये जजमेंट जो आप पढ़ रहे हैं सेल्वी से पहले का जजमेंट है, ये सेल्वी से पहले का जजमेंट है. आपने 2008 बोला है, सेल्वी का जजमेंट 2011 का है. दैट इज अ प्रेसिडेंट ऑन दिस इशू. तो उससे पहले कोई भी केस कोर्ट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी केस कोर्ट करने की जरूरत नहीं है. नाउ द रूलिंग एरिया इन दिस फील्ड इज सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका. तो उसकी जो गाइडलाइंस हैं वही प्रिवेल करेंगे. यस, इनवॉलंटरी तो हो ही नहीं सकता. अगर वॉलंटरी है वो भी फिर एक प्रॉपर प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना पड़ेगा. तो अगर उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग हुआ है देन वेल एंड गुड, अदरवाइज द टेस्ट इज नॉट वैलिड. इट इज वॉलेटिव ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ राइट टू प्रिवेसी. ठीक है प्लीज. ठीक है ओके. हाँ जी, कुछ और पूछने बेटा आपने? मैम एक क्वेश्चन है. यस बोलो शिफाली. मैम मैं रीड करूं क्वेश्चन? हाँ जी बेटा रीड करो. On 31st 10 2018, an unidentified body of a male person is seen by R, a forest guard in the forest. He informs the police. The police records information regarding the finding of an unidentified body and its unnatural death. The post-mortem is conducted on the next day. As the body remained unidentified, it was buried in the burial ground after taking its photographs. Subsequently, an FIR is lodged about the murder by X by his wife on 20/11/2018. और बॉडी कब मिली थी बेटा? बॉडी कब मिली थी मैम? 31st 10 2018. और उसने इंफॉर्मेशन कब लॉन्च कराई थी? मैम 2011-2018. अच्छा ओके, आगे. The accused is arrested and makes a confession of X's murder. Pursuant to his disclosure statement, he takes the police to the spot where he had thrown the body after X's murder in the forest. The dead body was exhumed and second post-mortem was conducted. During the course of investigation, the procedure of superimposition of the face of the deceased was done by the doctor, after which the dead body was determined to be that of X. The accused pleads that the non-recovery of corpus delicti is fatal and prosecution has failed to establish identity of the dead body. Discuss the permissibility and reliability of identification by superimposition test. Does DNA test in such case stands on a different footing? बेटा जो डीएनए टेस्ट है, क्योंकि बात एक्यूरेसी की आ जाती है, जो डीएनए टेस्ट है, डीएनए टेस्ट हैज एन एस्टैब्लिश्ड इट्स ओन एक्यूरेसी विद द पैसेज ऑफ टाइम. जो सबसे रिलायबल टेस्ट है जो हम करते हैं टू असर्टेन द पर्सन's आइडेंटिटी. इवन इन दिल्ली जो गैंगरेप केस था दिल्ली का, सभी में डीएनए टेस्ट को किया जाता है. जो आपने बोला है सुपर इम्पोजिशन ऑफ फेस या ये जो चीजें हैं, ये एक्सपर्ट ओपिनियन है. एक्सपर्ट का जो ओपिनियन है, क्योंकि थर्ड पर्सन ओपिनियन है, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट. बट इफ एक्सपर्ट ओपिनियन इज गोइंग विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तो उसमें अब इसमें मोर ओवर, अब जो डीएनए टेस्ट है, अ पर्सन कैन नॉट चेंज अनदर पर्सन्स डीएनए, ये तो हम भी मानते हैं. जो डीएनए टेस्ट है वो चेंज, डीएनए किसी आदमी का चेंज नहीं हो सकता, जो है वो वही रहेगा.
तो डीएनए टेस्ट की जो ऑथेंटिसिटी है, क्रेडिबिलिटी है, दैट इज ऑन अ मच हायर डिग्री एज कंपेयर टू एक्सपर्ट ओपिनियन, जो भी टेस्ट लिखा है सुपर इम्पोजिशन ऑफ फेस जो कि एक्सपर्ट्स ने कंडक्ट की है। तो जब हमने कहा कि इसमें क्या उसकी रेलेवेंसी है, तो खाली सिर्फ सुपर इम्पोजिशन के बेसिस पर ये डिसाइड नहीं हो सकता, बट यस इफ इट इज गोइंग विद फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, यहाँ वहां पर ये जो एक्सपर्ट ओपिनियन है दैट टू विल बी कंसिडर्ड। अब इसमें हमने देखने की कौन कौन से ऐसे फैक्ट्स हैं विच आर गोइंग विद द केस। सबसे पहला, confession by the accused. Confession, though it is a weak piece of evidence, but if it is established that it is true, voluntary, reliable, and trustworthy, confession could be a basis for conviction of the accused. Moreover, when the accused was arrested, he led to the point where the dead body बेटा दबाई हुई थी या वैसे ही पड़ी हुई थी? मैम इसके अंदर बेसिकली जो कन्फेशन किया है ना, मतलब जो मेरे को क्वेश्चन पढ़ के समझ में आया, वो मैम पुलिस वालों के सामने कन्फेस किया है कि परसुइंग टू दैट कन्फेशन वो डिस्क्लोजर, उसके बाद वो डेड बॉडी को लेने जाते हैं। अगर वो कन्फेशन वैसे रेलेवेंट नहीं है पर सेक्शन 27 तो अप्लाई कर ही जाएगा। सेक्शन 27 है, यस, फिर से इसको अब आगे हम फर्दर एक्सटेंड कर रहे हैं। तो सेक्शन 27 में डिस्कवरी ऑफ फैक्ट है, इससे ये नहीं पता चलता दैट एक्यूज्ड हैज कमिटेड द क्राइम, बट यस इससे ये हमें पता चलता है एक्यूज्ड वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट वेयर द डेड बॉडी इज। और अगर वो पुलिस को नहीं बताता तो पुलिस के लिए उस डेड बॉडी को मिलना, बेटा वो जो गार्ड को पहले मिल गई थी या बाद में मिली थी? मैम जो अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी वो 31/10/2018 को मिली थी फॉरेस्ट में। यस, और इसने कब इंफॉर्मेशन रिवील की है? मैम इसका डेट नहीं दिया हुआ मैम, इसमें ये बताया हुआ है कि वाइफ ने जो मैम जो पहले जो प्रोसीजर था वो ये था 31 को मैम अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी। फॉरेस्ट ऑफिसर ने, फॉरेस्ट गार्ड ने पुलिस को इन्फॉर्म किया था। उसकी फिर अनआइडेंटिफाइड बॉडी था, अननेचुरल डेथ था, उसका पोस्टमार्टम कंडक्ट करके उसको बरियल ग्राउंड में कर दिया था मैम, इसमें तो ऐसे लिखा हुआ है। अच्छा मैम उसके बाद सब्सिक्वेंट टू दैट FIR is lodged about the murder of X by his wife. Okay, murder of X by his wife. मैम no, subsequently an FIR is lodged about the murder of X. मैम उसकी वाइफ ने FIR लॉन्च कराया था मर्डर के लिए। Okay. The accused is arrested and makes a confession of X's murder. Okay. Pursuant to his disclosure statement, he takes the police to the spot where he had thrown the body after X's murder in the forest. Okay. The dead body was exhumed and second postmortem was conducted. मैम मेरे को यहाँ पे ना फैक्ट्स में भी थोड़ी सी मिस्टेक लग रही थी, तो मैम मेरे को एक क्वेश्चन क्लियर ही नहीं था। बेटा पूछा क्या हुआ है उन्होंने फिर एंड में? क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है? मैम एंड में एक तो मैम एक्यूज ने प्ली लिया है कॉर्पस डेलिक्टी का, मैम आई डोंट नो इट्स मीनिंग। उन्होंने बोला जो कॉर्पस डेलिक्टी है दैट इज इसकी वजह से वो आइडेंटिटी एस्टैब्लिश नहीं कर पाए हैं। तो मैम बेसिक क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द परमिसिबिलिटी और लायबिलिटी ऑफ आइडेंटिफिकेशन बाय सुपर इम्पोजिशन टेस्ट एंड मैम और डीएनए टेस्ट की फुटिंग पूछी है कि इससे ऊपर है या इसके बराबर है। ओके बेटा कॉर्पस डायलेक्टी के 5 एलिमेंट्स हैं, एक तो एक्टस रियस, एक मेंस रिया, एक कंकरेंस, इसमें फिर 4th है कॉजेशन, और यस ये इसके एक्टस रियस, मेंस रिया, कंकरेंस, कॉजेशन, ये सब इसके एलिमेंट्स हैं कॉर्पस डायलेक्टाई के। और जब हम इसकी मीनिंग लेते हैं, इसका मीनिंग है क्राइम मस्ट बी प्रूव टू हैव अकर्ड बिफोर अ पर्सन कैन बी कन्विक्टेड ऑफ कमिटिंग दैट क्राइम। तो इसका जो अब इसमें आप कह रहे हैं कि इसमें पता है क्या बेटा, फैक्ट्स में ना बहुत चीजें क्लियर नहीं है, फैक्ट्स में बहुत चीजें क्लियर नहीं है। वो कैसे? अब जो कॉर्पस डायलेक्टी का हम जब मीनिंग लेते हैं, उसके मीनिंग में ये क्या है, द सब्सटेंस ऑफ अ क्राइम दैट द प्रोसिक्यूटर मस्ट प्रूव एंड दैट कंसिस्ट ऑफ एन इंजरी और लॉस as death of the victim or disappearance of the property
and the criminal act that resulted in it. अब इसमें जो फॉरेस्ट ऑफिसर था उसने बॉडी को पहले उसको मिल गई बॉडी और उसके बाद उसने उसको हैंड ओवर कर दिया टू द अथॉरिटीज. ये दिया हुआ है ना बेटा फैक्ट्स में. यस मैम. अब जब हमने कहा कि फॉरेस्ट ऑफिसर को जो बॉडी मिली गई, क्या वो इंफॉर्मेशन ऐसी डिस्टिंक्ट थी जो पुलिस को ना पता चलता अगर वो उसको ना बताता? आंसर करो बेटा इसका. मैंने आपसे पूछा. यस बोलो शिफाली. ये डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन ही था कि मैम ऐसे तो पुलिस वाले जाके फॉरेस्ट में क्यों किसी की डेड बॉडी या क्यों ऐसे ढूंढेंगे? अरे उन्होंने ढूंढा थोड़ी ना है. ये डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है. डिस्टिंक्ट इंफॉर्मेशन होता है अगर एक्यूज्ड उन्हें ना बताता तो क्या उन्हें उस ये भूल जाओ, क्या बॉडी का उन्हें पता ना चलता वो कहां पर है? मेरा कहने का मतलब है कि क्या दूसरे या तीसरे आदमी उस बॉडी को उसको बॉडी किसी को मिल पाती या ना मिल पाती? बेटा मेरा क्वेश्चन है, जो जहां उसने डेड बॉडी थ्रो की वहां फॉरेस्ट गार्ड ने पहले ही वो डेड बॉडी पुलिस वालों को हैंड ओवर कर चुका है. इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? मैम एक्चुअली मैम इसके अंदर प्रॉब्लम ये क्वेश्चन में कि जो पहला पार्ट है मैम वो किसी अनआइडेंटिफाइड बॉडी की बात कर रहे हैं. ओके. मैम सेकंड पार्ट में वाइफ जो है वो बता रही है कि मेरे हस्बैंड का मर्डर हो चुका है. उसके बेसिस पे मैम एफआईआर लॉन्च हो रही है. उसके बेसिस पे जो एक्यूज है वो अपनी कन्फेशन दे रहा है पुलिस वालों के सामने एंड उसके बाद उसने डिस्क्लोजर स्टेटमेंट दिया है एंड जहाँ पे बॉडी को फेंका गया था उस स्पॉट पे ले जाता है. ओके बेटा एंड बिकॉज ऑफ इसमें ना जो आप क्वेश्चन पूछे हैं ये बहुत ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन है. बहुत ज्यादा ओपन एंडेड क्वेश्चन है. वो कैसे? सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है. वाइफ ने क्यों एक्यूज्ड पर एलिगेशन लगाया कि उसने की है? फिर चलो पता चल गया एक्यूज ने की है. उसने अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया. कन्फेशनल स्टेटमेंट क्योंकि पुलिस को दिया तो डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हुआ कि बॉडी वहां पर थी. पुलिस वहां पर गए. वहां पे पता चला कि 10 दिन पहले यहाँ से एक बॉडी मिली है जो उठाकर वहां पर लेकर गए हैं और वहां पर फिर से उसका डीएनए टेस्ट कंडक्ट हुआ. फिर से उसका वो उन्होंने पोस्टमार्टम किया. ये तो फैक्ट्स ठीक है ना शिफाली? यस मैम मतलब ये वाले फैक्ट्स ठीक लग रहे हैं. अब आप मुझे बताओ कि टेस्ट में क्या निकला? जो सेकंड टाइम उसका डीएनए टेस्ट हुआ उसमें क्या निकला, जो भी उसका पोस्टमार्टम हुआ? मैम इसके अंदर मैम रिजल्ट नहीं बताया. उसके अंदर ये कहा हुआ है टू आइडेंटिफाई दी बॉडी क्योंकि मैम अनआइडेंटिफाइड बॉडी थी. उसको आइडेंटिफाई करने के लिए सुपर इम्पोजिशन टेस्ट किया गया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन. यस. एंड मैम उससे फिर आइडेंटिफाई हो गया कि वो एक्स ही था. ओके. और उसके बाद मैम उसके बाद एक्यूज ने प्ली किया कि कॉर्पस डेलिक्टी है तो प्रोसिक्यूशन जो है वो फेल हो गया बॉडी को आइडेंटिफाई करने के लिए. तो एंड में ये पूछा हुआ है कि सुपर इम्पोजिशन टेस्ट की क्या रिलायबिलिटी और परमिसिबिलिटी है और क्या डीएनए टेस्ट की फुटिंग इसके बराबर है या इससे ऊपर है? इससे ऊपर है बेटा. डीएनए टेस्ट की जो फुटिंग है वो इससे ऊपर है. जब हम सुपर इम्पोजिशन टेस्ट की बात करते हैं, सुपर इम्पोजिशन टेस्ट तो प्योरली एक्सपर्ट ओपिनियन के बेस पर है. पर जब हम डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, डीएनए टेस्ट का जो प्रूफ है दैट इज एक्यूरेट. उसका जो टेस्ट की कहीं पर भी वो जो उसकी रिलायबिलिटी चैलेंज नहीं हो पाई है. जो टेस्ट है दैट इज कंसिस्टेंट. तो डीएनए स्टैंड्स ऑन अ हायर फुटिंग एज कंपेयर टू जो सुपर इम्पोजिशन टेस्ट है. वो क्यों? सुपर इम्पोजिशन टेस्ट में तो एक्सपर्ट अपनी जो भी स्टडी के अकॉर्डिंग मेक आउट करने की कोशिश करता है कि इसका क्या फेस होगा.
पर जब हम डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, नो टू पर्सन्स हैव सेम डीएनए, तो उससे तो कंक्लूसिवली एस्टेब्लिश हो जाता है whether the person concerned is the same or not. There is no doubt in it that DNA test stands on a much higher pedestal as compared to superimposition test. ठीक है प्लीज? यस मैम। मैम मैं इसका क्वेश्चन और आंसर ग्रुप में भेज दूं? ये इसमें ना बेटा फिर ये भी होगा, आपको इसमें ये भी बताना पड़ेगा, जब हम सुपर इम्पोजिशन टेस्ट की बात कर रहे हैं, दैट इज प्योरली एक्सपर्ट ओपिनियन है, तो एक्सपर्ट ओपिनियन क्या जो एविडेंशियरी वैल्यू है वो आप इसको ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, दैट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट। उसका जो एक्सेप्टेबिलिटी एडमिसिबिलिटी है दैट डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स, और उसके बाद भी कोर्ट की मर्जी है वेदर टू रिलाई ऑन दैट और नॉट। पर जो डीएनए टेस्ट है, डीएनए टेस्ट देयर इज नो कंफ्लिक्ट रिगार्डिंग एक्यूरेसी ऑफ डीएनए टेस्ट, तो उसकी एक्यूरेसी कोर्ट में ज्यादा प्रूव हुई है, तो इसलिए डीएनए टेस्ट स्टैंड्स ऑन अ हायर पेडिस्टल। बेटा इसका जो आंसर है आप उसको सेंड कर दो, अगर छोटा है तो चाहे रीड कर दो। नहीं मैम, इसका मैम 2 पेज का आंसर है। आप इसको बेटा आप इसको ग्रुप में सेंड कर देना ताकि उसको फिर हम डिटेल में पढ़ सके, ठीक है प्लीज? यस मैम। शिफाली, आपका जो आप कल जजमेंट कह रहे थे वो मैंने कल उसको देखा था, दैट इज रिलेटिंग टू इन्वेस्टिगेशन। तो वो इन्वेस्टिगेशन अंडर डिफरेंट सेक्शंस, और वो कहाँ पर जो मजिस्ट्रेट है वो भी इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर देता है, उसका क्या स्कोप है एंड ऑल। तो ये वाला जो जजमेंट है वी विल डिस्कस इट ऑन मंडे, वी विल डिस्कस इट ऑन मंडे। मंडे को हम 2-3 जजमेंट्स डिस्कस करेंगे जो बिल्कुल रिसेंट जजमेंट्स हैं, तो उसके साथ शिफाली आपका जजमेंट भी उसी के साथ ही डिस्कस करेंगे, ठीक है प्लीज? यस। अब कुछ और पूछो बेटा, कोई डाउट है? मैम बाकी क्वेश्चंस मैम मैं दिल्ली का पेपर एनालिसिस कर रही थी, तो मैम वो ना मिक्स होके आए हुए हैं बहुत ज्यादा मैम। जैसे ऐसे क्वेश्चंस, जैसे मैम ये तो चलो मैम डायरेक्ट पूछ लिया, मैम कई क्वेश्चंस ना बहुत ज्यादा मिक्स होके आए हुए हैं, तो मैम उसका इशू फ्रेमिंग कैसे होगा? बेटा जब आपने इशू फ्रेम करने हैं तो ऑब्वियस है, तो इशू फ्रेमिंग में उसमें आपको सारे जितने भी बनते हैं मेन इश्यूज वो आपको डिस्कस करने पड़ेंगे। जब अगर उसमें आइडेंटिफिकेशन ट्रेड से रिलेटेड है तो उसका इश्यू बनेगा, अगर उसमें किसी एक्सपर्ट ओपिनियन से रिलेटेड है उसका इश्यू बनेगा, अगर वो बेटा इसके लिए ना आप मुकेश वर्सेस स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली का केस देखना, जब उसमें मेनली 3 उन्होंने बनाए थे, एक वो डाइंग डिक्लेरेशन था, एक उसमें एक्सपर्ट ओपिनियन है, और एक उसमें उसकी टेस्टिमनी है मरने वाला और उसके फ्रेंड की जो एक्यूज्ड है और जो उसका फ्रेंड है उसका टेस्टिमनी, और दूसरा चौथा उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। तो उन्होंने 1 बाय 1 उसे डिस्कस किए और एंड में उन्होंने कंक्लूड किए कि जितनी भी ये सारी चीजें हैं, अगर उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन डिस्कस किए उसमें उन्होंने डिस्कस किया द एक्यूज्ड इज इन अ फिट स्टेट ऑफ माइंड, उसका जो उसने बोला दैट इज गोइंग विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, तो इसलिए उन्होंने कंक्लूड किया डीडी इज रिलायबल। फिर उन्होंने एक्सपर्ट ओपिनियन डिस्कस किया, एक्सपर्ट ओपिनियन दैट इज आल्सो गोइंग विद सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, जो जो बातें उन्होंने बताई। फिर उसके बाद ये भी था कि जो प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड है वो वहां पर था, मोबाइल टार इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस आ गया। तो आप इश्यू तो बनाएंगे, आपको जैसे आपने पहले जो क्वेश्चंस भेजे थे बेटा, उसमें हमने फिर 3-4 इश्यू हम उसमें आइडेंटिफाई करते थे, जैसे प्रोसिक्यूशन ने अपनी बात बोली हुई है, डिफेंस ने अपनी बात बोली हुई है, फिर हमने उसमें इश्यूज को आइडेंटिफाई किया। एक सेक्शन 27 का बन रहा है, एक उसमें आइडेंटिफिकेशन परेड का बन रहा है, एक उसमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस का बन रहा है। तो 1 बाय 1 आप उसे डिस्कस करेंगे और उसके बाद एंड में कंक्लूड करेंगे कि इस सारे डिस्कशन के बेसिस पर क्या प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर पाई या नहीं कर पाई। जैसे बेटा पकाला नारायण स्वामी के अंडर उन्होंने डाइंग डिक्लेरेशन या कन्फेशन के जो रेलिवेंट उसमें बहुत सिग्निफिकेंट पॉइंट्स उसमें डिस्कस किए हुए हैं, पर इस केस में उसे एक्विटल नहीं दिया। एक्विटल नहीं दिया, एक्विटल क्यों नहीं दिया? सॉरी, इसमें प्रीवी काउंसिल ने उसको एक्विट कर दिया था। एक्विट क्यों कर दिया था? बिकॉज जो उसको जिस चीज को हम डाइंग डिक्लेरेशन कह रहे हैं कि उसे कंसीडर करना है, उसके बीच में किसी और चीज की भी होने की प्रोबेबिलिटी है। That dying declaration is not conclusive to the extent that there is no other possibility other than that the accused have committed the crime. वो क्यों?
क्योंकि जो टाइम गैप है उसका घर छोड़कर जाने का और एंड में उसका जो डेड बॉडी मिला है, बीच में बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो चेन ऑफ इवेंट्स कंप्लीट नहीं हुई है। तो जब हमने बात करना है, आपको इश्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, वन बाय वन उसको डिस्कस करो और एंड में सारे डिस्कशंस के बेसिस पर कंक्लूड करो कि प्रोसिक्यूशन बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव कर पाई या नहीं कर पाई,